सुबह के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज पीएम से मिलेंगे बिहार के सांसद। बिहार एनडीए के सांसदों की मुलाकात होनी है। सुबह 10:30 बजे ये मुलाकात होगी। बिहार चुनाव में जीत के बाद ये मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव में जीत से जुड़ी हुई। आज पीएम से मिलेंगे बिहार के तमाम सांसद। बिहार एनडीए के सांसदों की मुलाकात होनी है। सुबह 10:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, जिस वक्त संसद परिसर में ही बिहार में हुई जीत को लेकर एक औपचारिक मुलाकात होगी। बधाई दी जाएगी एक दूसरे को। और देखिए, इसी बीच इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमितेश दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमितेश, क्या जानकारी है? आज की मुलाकात कैसे खास है? देखिए, बहुत ही खास मुलाकात है। जिस तरह से बिहार में प्रचंड जीत मिली और 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से वहां पर जीत मिली है बिहार में एनडीए की, उसके बाद एनडीए के सभी जो सांसद हैं उनकी तरफ से प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जाएगा। और आज संसद भवन परिसर में अब से थोड़ी देर बाद ही यानी 10:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत होगा, अभिनंदन होगा और जीत की बधाई दी जाएगी। निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार रहा और तमाम एनडीए के बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने चुनाव प्रचार किया और उसके बाद जिस तरह से जीत मिली उसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जा रहा है। और जो डबल इंजन की सरकार और नरेंद्र नीतीश की जोड़ी की बात बार बार कही जा रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे एनडीए के सांसद काफी खुश हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है ये जोड़ी हिट है बिहार में और ये जोड़ी बिहार में काफी विकास भी करेगी। और उसी मद्देनजर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो जीत मिली है, इसलिए प्रधानमंत्री का हम लोग स्वागत कर रहे हैं, ऐसा कहना है एनडीए के सभी सांसदों का। थोड़ी देर बाद सभी सांसद वहां पर जुटेंगे और प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अमितेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बिहार की जीत एक ऐतिहासिक जीत है। 20 वर्ष बाद भी 202 से के साथ बहुमत के साथ सरकार बनाना और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार बिहार में प्रवास किया, गृह मंत्री जी ने किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया। प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं कि बिना पूर्वोत्तर के और पूर्वी भारत के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता है। यह जीत विकसित भारत के 2047 के लक्ष्य के लिए बहुत बड़ी जीत है। तो सभी हम सांसद धन्यवाद कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने जो हमें समय दिया, बिहार की जनता को जो उन्होंने विश्वास दिलाया, यह मोदी की गारंटी थी, जिसके कारण जनता को पूर्ण विश्वास है कि भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और उसमें बिहार की भी पूरी हिस्सेदारी रहेगी। उसी के तहत हम सबों ने स्वागत किया। और देखिए, बिहार में जल्द ही 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा और इससे लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित निपटारा, न्यायालय का बोझ कम करना और संवेदनशील मामलों पर उचित ध्यान और समय देना है। उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न कोर्ट में 18 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। पटना में 8 फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रस्तावित किए गए हैं, जबकि गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में 4 अदालतें स्थापित की जाएंगी। 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाने के लिए कर्मियों की नियुक्ति पर भी बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी की गई है। और देखिए, बिहार में 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की घोषणा एनडीए नेताओं ने इसका स्वागत किया है और कहा है कि ये निर्णय बिहार में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने और न्याय व्यवस्था को तेज करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। ये बीजेपी और एनडीए की जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को अपराध मुक्त और विकासशील बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने इस पर निशाना साधा है। बिहार में भाजपा एनडीए की सरकार में माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने जो 100 से फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का निर्णय लिया है, जो कि बहुत बड़ा कदम है। यह न्यायिक गतिशीलता को बढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा और अपराधियों पर जो 18 लाख से अधिक मामले बिहार में लंबित हैं, उन मामलों को निपटाने में बिहार में तेजी आएगी। कानून व्यवस्था में तेज सुधार देखने को मिलेगा। अपराधियों और माफियाओं में भय पैदा होगा। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी जी का एक बहुत ही प्रभावशाली और ऐतिहासिक कदम है बिहार में कानून का राज स्थापित करने के लिए। यह दर्शाता है कि कैसे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में भाजपा एनडीए
अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए कटिबद्ध है। बिहार में भाजपा, देखिए, इस एनडीए सरकार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से डिसऑर्डर हो चुका है और अपराधियों का तांडव जारी है। सरकार रोज नए नए दावे कर रही है, फास्ट ट्रैक बनाने के दावे किए जा रहे हैं। तो सरकार को किसने रोका है? ये तो पहले भी ये बात कही गई थी, लेकिन जब अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होगा तो आपराधिक मामलों में कमी नहीं आ सकती है। देखिए, ये इस सरकार की स्वीकारोक्ति है कि बिहार में कानून व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। ये बात हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं। अब कम से कम सम्राट चौधरी जी को गृह मंत्री बनने के बाद ये तो पता चला कि स्थिति इतनी भयावह है, इतनी खराब है कि लोगों को समय पर इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। अपराध की घटनाएं बेतहाशा हो रही हैं। वो लगातार इस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता है कि चूंकि अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है तो अपराध पर लगाम कहाँ से लगा पाएंगे। राज्य सरकार की ओर से माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने 100 नए फास्ट ट्रैक खोलने की घोषणा किया है। राज्य सरकार की ओर से आपराधिक मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए और अपराध कांडों में शामिल लोगों को तुरंत सजा दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है। आगामी आने वाले दिनों में राज्य सरकार के इस पहल से इसके सकारात्मक असर दिखाई पड़ेगा। बिहार सरकार द्वारा 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का फैसला निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने 18 लाख लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन का जो संकल्प लिया है, ये कानून व्यवस्था को गति देगा, न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा और आम जनता को समय पर न्याय दिलाएगा। और देखिए, बिहार में न्यूक्लियर प्लांट लगाने की तैयारी है। बिहार में 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारियां शुरू हो गई है। सीवान, बांका और रजौली में सर्वे का काम शुरू हो गया है। एनपीसीआईएल और एनटीपीसी ने इस सर्वे का काम शुरू कर दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर इसकी जानकारी भी दी है। सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बिहार में 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारियां शुरू कर दी है और इसके लिए सीवान, बांका और रजौली में एनपीसीआईएल, एनटीपीसी ने सर्वे का काम आरंभ कर दिया है। एनपीसीआईएल, एनटीपीसी की संयुक्त टीम तीनों जगह पर भूकंप, पानी की उपलब्धता, जमीन की उपलब्धता, आबादी का घनत्व तथा जमीन की स्थिति से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। संयुक्त टीम केंद्र और राज्य सरकार को जल्द ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगी। देश में 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य जल्द ही पूरा हो सके, इसके लिए कदम अत्यंत महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। तो सीवान, बांका और रजौली में सर्वे का काम शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनपीसीआईएल, एनटीपीसी के द्वारा ये सर्वे किया जा रहा है। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ पटना से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? न्यूक्लियर प्लांट को लेकर क्या तैयारियां शुरू हो गई है? देखिए, बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूक्लियर पावर को लेकर के चर्चा हो रही थी। खासतौर पर रजौली में इसको लेकर के पहले भी प्रयास किए गए थे, लेकिन उसके बाद इस पर कुछ निष्कर्ष नहीं निकला था। लेकिन अब जब एनडीए की सरकार बन गई है, उसके बाद एक बड़ा निर्णय हुआ है और यह निर्णय है कि अब जो बिहार के 3 जिलों में, बांका, रजौली और सिवान, इन 3 जिलों में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने हैं, उसके लिए सर्वे भी अब शुरू कर दिया गया है और इसकी रिपोर्ट भी जल्द आ जाएगी। और खासतौर पर भूकंप, पानी की उपलब्धता, जमीन की उपलब्धता, आबादी का घनत्व, ये तमाम चीजें जो सर्वे टीम है वो देखती है और उसके बाद निर्णय लेती है। तो एक बड़ी खुशखबरी बिहार के लिए कि बिहार में जो बिजली की समस्या पहले के दिनों में हुआ करती थी, उसके बाद अभी कहीं कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं सरप्लस बिजली बिहार में है। लेकिन उसके बाद खुद का एक उत्पादन केंद्र होगा, वो भी न्यूक्लियर पावर उत्पादन केंद्र बिहार में यदि होता है तो लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार और तमाम चीजों की जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। तो एक बड़ी खुशखबरी है बिहार के लिए कि सर्वे का काम जो है वो शुरू हो चुका है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, नालंदा से इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को उड़ाने की धमकी मिली। राजगीर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जिसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई। ईमेल भेजकर ये धमकी मिली है। जांच में नहीं मिला है कोई भी आपत्तिजनक सामान। मेल आईडी की हो रही है जांच। इस वक्त की बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि ये फैक्ट्री राजगीर में स्थित है।
जिसे बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए यह धमकी भेजी गई है। जो ईमेल आईडी है उसकी जांच पड़ताल की जा रही है कि ये किसकी ईमेल आईडी है और कैसे इससे धमकी भरा ये संदेश दिया गया है। बढ़ते आगे, सीवान से बड़ी खबर आ रही है। सांसद विजय लक्ष्मी देवी को धमकी मिली है। जेडीयू एमएलए इंद्रदेव सिंह को भी धमकी दी गई। 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग हुई है। सांसद और विधायक को जान से मारने की धमकी मिली है। एक ही नंबर से दोनों को धमकी मिली। धमकी के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने धमकीबाज को चिन्हित कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की सीवान से, जहां सांसद विजय लक्ष्मी देवी को धमकी मिली है। जेडीयू एमएलए इंद्रदेव सिंह को भी धमकी दी गई है। बढ़ते आगे, आज बक्सर के दौरे पर सीएम नीतीश स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जायजा लेंगे। नवानगर में बन रहा इकोनॉमिक जोन 125 एकड़ में 109 करोड़ की लागत से निर्माण करेगा। बक्सर के लिए रवाना हुए हैं सीएम नीतीश कुमार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज बक्सर दौरे पर हैं सीएम नीतीश कुमार। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जायजा लेंगे। नवानगर में बन रहा है ये इकोनॉमिक जोन। 125 एकड़ में 109 करोड़ की लागत से इसका निर्माण होना है। बक्सर के लिए रवाना हो गए हैं सीएम नीतीश कुमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बक्सर से। और देखिए, इस बीच एक तस्वीर सामने आ रही है बक्सर के दौरे पर सीएम नीतीश कुमार की। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब सीएम आवास से निकलते हुए आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आ रहे होंगे। उनका ये काफिला है जो आज बक्सर के लिए रवाना हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। 109 करोड़ की लागत से निर्माण और इसकी तैयारी पहले से ही की जा रही है। बक्सर के लिए रवाना हो गए हैं सीएम नीतीश कुमार। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, पीएम मोदी आज लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बहस की शुरुआत करेंगे, जिससे राष्ट्रीय गीत के बारे में कई महत्वपूर्ण और अज्ञात तथ्यों के सामने आने की उम्मीद है। साथ ही चर्चा के दौरान हंगामे के आसार भी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही कांग्रेस पर गीत के छंद हटाने का आरोप लगाया है। बहस के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया गया है। पीएम मोदी बहस की शुरुआत करेंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे वक्ता होंगे। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी समेत कई सांसदों के बहस में हिस्सा लेने की उम्मीद है। लोकसभा के बाद मंगलवार को राज्यसभा में वंदे मातरम पर मंगलवार की चर्चा होगी और गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दूसरे वक्ता होंगे। तो वंदे मातरम पर आज लोकसभा में चर्चा होनी है, जिसको लेकर तैयारियां पहले से ही की जा चुकी है और इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उम्मीद यह है कि इस बहस के दौरान बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे राज खुलेंगे जो शायद हम और आप नहीं जानते हैं। और आपको बता दें कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को लेकर ये तैयारी की जा रही है। बढ़ते आगे, अगली खबर पटना से, जहां ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पटना में लगी ट्रैफिक लाइट कई महीनों से खराब पड़े हैं। पटना में कई महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर लाखों रुपए खर्च करके ये ट्रैफिक लाइट लगाए गए थे, जिसके बंद होने के बाद अब ट्रैफिक पुलिस मैनुअल तरीके से ट्रैफिक कंट्रोल करते नजर आ रही है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि जब से बोरिंग रोड चौराहे पर ट्रैफिक लाइट लगाई गई, तब से ये खराब ही है। राजधानी पटना में कई चौक चौराहे और महत्वपूर्ण सड़कों पर ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स लगाए गए हैं, लेकिन अब ये ट्रैफिक लाइट्स जो भी वाहन चलाते हैं उनके लिए सिरदर्द बन गया है, क्योंकि राजधानी पटना में कई जगह जो ट्रैफिक लाइट्स है उनकी स्थिति यही है, वो बंद नजर आ रहे हैं। अगर पटना की हम बात करें तो लगभग 97 जगह ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई है, जिसमें से लगभग सिर्फ 10 जगहों पर ही ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स काम कर रही है। और जिन जगहों पर ये लाइट्स काम नहीं कर रही, वहां ट्रैफिक पुलिस ही मैनुअल ही ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। बोरिंग रोड चौराहे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चारों तरफ आपको ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स नजर तो आ जाएगी, लेकिन वो बंद है और पिछले कई महीनों से बंद है। और यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस हैं वही यहाँ पर मैनुअली ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं और उसकी तस्वीर भी यहाँ नजर आ रही है। और सिर्फ बोरिंग रोड चौराहे का ही ये तस्वीर नहीं है, बल्कि एग्जीबिशन रोड चौराहा, कोतवाली टी और वोल्टास मोड़ पर भी लोगों को
फजीहत झेलनी पड़ रही है। लगभग सिर्फ 10 जगह ही ऐसे हैं जहां पर ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स काम कर रही है। बाकी जगहों पर इस तरीके से ही ट्रैफिक लाइट्स बंद है और ट्रैफिक पुलिस ही पूरी जिम्मेदारी के साथ मैनुअल तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी साफ तौर पर दर्शा रहा है कि भले ही खर्चा कितना भी हुआ हो, लेकिन काम वो करता हुआ नजर नहीं आ रहा और ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट्स कई जगहों पर बंद हो चुका है। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, बिहार में जगह जगह अतिक्रमण हटाने की मुहिम तेज हो गई है। कटिहार के राजेंद्र प्रसाद पथ पर भी नगर निगम ने अभियान चलाकर सड़क किनारे अवैध रूप से दुकान लगाने वालों पर कार्रवाई की है। बुलडोजर तो नहीं चला, लेकिन निगम ने दुकानदारों से जुर्माना वसूला है। लगातार चल रही कार्रवाई से सड़क किनारे दुकान लगाने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर चला जा रहा है। हालांकि कटिहार की ये तस्वीर है, नगर निगम की तरफ से बुलडोजर तो नहीं चलाया जा रहा है, लेकिन न्यू मार्केट का ये इलाका है और जहां अस्थायी रूप से दुकान लगा हुआ था वहां फाइन किया जाए। जरा बात कर लेते हैं जो मजिस्ट्रेट है। जिला प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। क्या चल रहा है इसमें, क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल? इसमें हम लोग जो है अतिक्रमण में अगर जो सामान पाया जाता है तो उसको हटवाते हैं और उसके साथ उसको फाइन भी करते हैं। फाइन के स्वरूप जो है हम लोग दंड स्वरूप जो है जमा कराते हैं। एक बार फिर बताते हैं, पूरे बिहार में शहर शहर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है। यह तस्वीर कटिहार की है। हालांकि यहाँ बुलडोजर तो नहीं चलाया जा रहा है, लेकिन ये जो इलाका है यहाँ लगातार अतिक्रमण का जो कंप्लेन मिलते रहता है, इसी को लेकर फिलहाल नगर निगम की टीम यहाँ अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर आए और इसको फाइन किया जा रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो वहीं छपरा में भी शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है। हालांकि लोग यहां शुरुआती ठंड का मजा ले रहे हैं। ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में लोग सुबह से घर से निकलकर मॉर्निंग वॉक और योगा का आनंद ले रहे हैं। तस्वीरें आपको छपरा से दिखा रहे हैं, जहां ठंड बढ़ने के बावजूद लोग काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, अपनी सेहत का खास ख्याल रखते हुए लोग नजर आ रहे हैं। भले ही तापमान में गिरावट दर्ज की गई हो, लेकिन बावजूद शुरुआती ठंड का लोग आनंद लेते नजर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया है, एकदम खुशनुमा। अभी तो ठंडा है। झारखंड से तो बहुत कम ही पड़ रहा है। झारखंड में तो कड़ाके की ठंडी है। अभी बिहार में हम लोग को छपरा में तो बहुत माने खुश मिजाज वाला ठंडी पड़ रही है, आनंद देने वाली है। सुबह सुबह हम लोग अपना टहल रहे हैं, लोग अपना जो रोज का रूटीन है वो अपना कर रहे हैं। लोग ठंड गर्मी से कोई लेना देना नहीं है, करना है तो करना है। ठंड तो बढ़ रही है जी, अभी तो बहुत कम है अभी जी। तो परेशान करने वाली ठंड नहीं, अभी परेशान करने वाली ठंड नहीं है। गोपालगंज में ठंड बढ़ने के साथ ही पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। जिले का AQI खराब श्रेणी में पहुंच गया है। AQI बढ़ने की वजह से दिन में ही आसमान में काले काले धुंध नजर आ रहे हैं। वहीं पोल्यूशन का स्तर खराब श्रेणी में पहुंचने से सांस संबंधित परेशानियां भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। डॉक्टरों ने ऐसे मौसम में दम्मा सांस के मरीजों को सावधानी बरतने की अपील की है। गोपालगंज में पछुआ हवा चलने और तापमान में लगातार गिरावट होने के साथ ही AQI खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। गोपालगंज में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पार कर चुका है, जो गंभीर जोर में आता है। ऐसे में मौसम खराब होने और पॉल्यूशन का असर लगातार बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरी तरफ गोपालगंज के अंबेडकर चौक की तस्वीर है और इस वक्त दिन में ही आसमान में काले काले धुंध नजर आ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एयर जो पॉल्यूशन है वो लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से आसमान में अभी भी सूर्य की किरणें जो है वो छिपी हुई है। जिला प्रशासन ने लोगों से, खासकर किसानों से, खेतों में पराली नहीं जलाने और सड़कों के किनारे कूड़ा कचरा नहीं जलाने के लिए अपील किया है। जिस तरह से पॉल्यूशन का असर लगातार बढ़ रहा है, उससे सांस से संबंधित जो लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। अगली खबर राजधानी पटना से आपको बताएंगे, जहां गंगा पथ का सौंदर्यीकरण का कार्य लगातार जारी है। अब दीघा गोलंबर के पास गंगा के अलग अलग 11 नामों वाले द्वार बनाए जाएंगे। साथ ही गंगा नदी के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इन द्वार से गंगा आरती भी की जाएगी। साथ ही पर्यटकों के लिए सेल्फी जोन बनाया जाएगा, जिसको लेकर रोड मैप को तैयार करने से लेकर पूरी तैयारी अभी से ही की जा रही है। आपको बता दें कि रोड मैप को धरातल पर उतारने की कोशिश तेज कर दी गई है।
पटना का जेपी गंगा पथ उद्घाटन के बाद से ही लोगों को जेपी गंगा पथ खूब पसंद आता है और लगातार जेपी गंगा पथ को आकर्षक भी बनाया जा रहा है। जेपी गंगा पथ की जो खूबसूरती है अब देखते बन रही है। यहाँ देख सकते हैं कि जेपी गंगा पथ का जो गोलंबर है इसका भी जो सौंदर्यीकरण है वो कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ अब जेपी गंगा पथ के पास गंगा के 11 नाम पर गेट भी बनाए जाएंगे और उससे जानकारी भी दी जाएगी। यानी जो सौंदर्यीकरण का काम है वो लगातार जारी है। जेपी गंगा पथ उद्घाटन के बाद से ही लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। जेपी गंगा पथ पर दीघा गोलंबर के पास गंगा के अलग अलग नाम पर 11 विशेष द्वार बनेंगे। सभी द्वार की करीब लंबाई 20 फीट होगी और जो 11 द्वार बनेंगे उनका नाम होगा भागीरथी, देवनंदी, मंदाकिनी, सुरसरिता, जानवी, ध्रुवनंदा, नदीश्वरी, अमृतांगी, देवपागा, तृप्तांगा, अलखनंदा। इन गेटों पर आकर्षक लाइटिंग होगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये काम हो रहा है और इसके बाद दीघा के पास भी जो ये द्वार बन रहे हैं वहां से गंगा आरती की जो शुरुआत है वो भी हो जाएगी। यानी यहाँ देख सकते हैं कि जो काम है वो शुरू कर दिए गए हैं। जो द्वार है वो बनने वाले हैं। प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। आने वाले दिनों में जेपी गंगा पथ पर और कई खूबसूरती देखने को मिलेगी और यहाँ से गंगा आरती की भी शुरुआत होने वाली है। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।